नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का और सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सोनभद्र की, जहां रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका की तरफ से गौ सेवा और घरों से निकलने वाले पदार्थों के निस्तारण को लेकर एक अनोखी पहल सामने आई। सब लोग मुख्यालय पर निवास करने वाले लोगों को यहां रोजाना सुबह गौ सेवा रथ के जरिए दस्तक दी जाएगी। उनकी रसोई में बचे भोजन, सब्जियों के छिलके इकट्ठा कर गौवंश आश्रय स्थल को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मुहिम को मूर्त रूप देने के लिए नगर पालिका की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में गौ सेवा रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस प्रयास को सदर विधायक भूपेश चौबे ने सराहते हुए अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और विधायक के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गौ सेवा रथ के साथ नगर भ्रमण किया और लोगों को जागरूक कर घरों में बचने वाले भोजन को दान करने का आग्रह किया। अन्नदान है महादान, एक रोटी गौ माता के नाम के नारों के साथ नगर भ्रमण किया गया। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि गौशाला में रहने वाली गौ माता के लिए भोजन मिलेगा। अभी इसके लिए एक गौ सेवा रथ बनाया गया है, लेकिन अच्छा परिणाम मिलने पर रथों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ये संकल्पित है कि गौ सेवा, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन ये हमारे अर्थव्यवस्था और कृषि और समाज की शुद्धता का एक बहुत बड़ा शक्ति है। गौ माता की सेवा और गौ पालन। हम अभी गौ सेवा रथ यहाँ नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें रॉबर्ट्सगंज में तमाम ऐसे सब्जी है, तमाम रात के बचे हुए रोटी हैं, खाने हैं, कुछ ना कुछ हम लोग उसको फेंक देते हैं कूड़ा के रूप में। तो वो एक अभियान यहाँ नगर पालिका के द्वारा चलाया गया है कि ऐसे जो भी खाद्य पदार्थ आपके घर में बच गया है, सब्जी कुछ बच गए हैं, वो बेजुबान बेसहारा पशुओं के लिए वह अन्न एकत्रित कर उनको सेवा में लगाया जाए। माननीय सदर विधायक जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम लोगों ने नगर पालिका परिषद सोनभद्र ने एक सोचा कि लोगों के घरों से, गेस्ट हाउसों से अपशिष्ट खाद्य पदार्थ ऐसे ही कूड़े नाली रोड पर फेंक दिए जाते हैं। तो ये सोचा गया कि हमारे पास गौशाला है, उस पर उस अपशिष्ट खाद्य पदार्थ को लाया जाए और उसके गौशाला में जो हमारे बेसहारा बेजुबान पशु हैं उनके लिए आहार बने। तो इसी क्रम में नगर पालिका सोनभद्र द्वारा एक गौ सेवा रथ के रूप में आज इसका संचालन कराया जा रहा है। एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इसे चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। हमारे पास इसको चलाने के लिए वाहन व्यवस्था किया गया है, जिससे सुबह से लेकर के देर शाम तक ये लोगों को घरों से डोर टू डोर जा कर के जो भी। खबर है यूपी के चंदौली से, जहां सदर ब्लॉक के मसौनी प्राथमिक विद्यालय का मुद्दा कुछ दिन पहले काफी सुर्खियों में छाया रहा। मसौनी में प्राथमिक विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापक रही शिवांगी सिंह राजपूत के आग्रह पर मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज की टीम ने बच्चों और अध्यापकों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था, तो महकमे में हड़कंप मच गया। खबर को प्रमुखता से लेते हुए जिलाधिकारी ने रास्ते के निर्माण के तत्काल निर्देश जारी कर दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पगडंडी के रास्ते पर किसानों से कई राउंड वार्ता की, तो किसान अपनी जमीन देकर रास्ते के निर्माण को तैयार हुए। अब ग्राम प्रधान की देखरेख में रास्ते का निर्माण जारी है। ग्राम प्रधान पति ने सुदर्शन न्यूज चैनल टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस मुद्दे पर प्रमुखता से उठाने के बाद पिछले 27 सालों से रास्ता विहीन इस विद्यालय को पगडंडी से निजात मिलने जा रही है। दरअसल विद्यालय पर रास्ते के निर्माण के साथ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होने जा रही है और विद्युत विभाग के जेई ने बजट का निर्धारण कर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। देख लें कि है, देखिए सर भाई साहब कि ये 27 साल से इसी हालत से चलता रहा। आज इस मुकाम पर हम पहुंचने के लिए बहुत सा बधाई देते हैं सुदर्शन न्यूज का कि जो हमारे मनोकामना का आज पूरा हुआ। ये मीडिया के लोगों भाइयों का ये सब कृपा है और सुदर्शन न्यूज का बहुत सा बधाई है कि हमको यहाँ तक पहुँचाए लोग आज रास्ता पर। हम इसलिए तो हम लोग बहुत निरंतर लगातार प्रयास में रहे, मगर नहीं सफलता मिली। बड़े संघर्ष के साथ किसी हालत से इतना ज़मीन किसानों की थी, जितना पर उन लोगों ने सहमति बनाया, इसी प्रकार से हम लोग बना रहे हैं।
ये चंदौली जनपद का मसौनी प्राथमिक विद्यालय है और पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। आज ये सड़क बन रही है यहाँ पे बच्चों को आने जाने के लिए। पहले बच्चे यहाँ गिर जाते थे इस कीचड़ में और उनका जो स्कूल का ड्रेस था वो ख़राब हो जाता था। और जो यहाँ के प्रतिनिधि थे 27 सालों से सोए हुए थे, यहाँ के अधिकारी जो हैं वो भी सोए हुए थे। सुदर्शन न्यूज़ ने उनको जगाया है और आज ये सड़क का निर्माण हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अभी तक बिजली नहीं थी। खबर दिखाने के बाद यहाँ पे एस्टीमेट बन गया है, यहाँ इस विद्यालय पे बिजली भी आ जाएगी। और ये जो रास्ता निर्माण है, रास्ता निर्माण तो हो रहा है लेकिन मानक के अनुसार नहीं हो रहा, इसकी चौड़ाई कम है। जो यहाँ के किसान हैं वो ज़मीन नहीं दिए थे और किसी तरह यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सुदर्शन न्यूज़ चैनल के खबर का असर को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के किसानों से वार्ता किया और कुछ किसान सहमति बनी और ज़मीन मिली, लेकिन मानक के अनुसार आज ये सड़क नहीं बन रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, आज उनके जो भविष्य है वो आज से यहाँ से उज्जवल होगा। कैमरामैन जितेंद्र, जिला समाचार प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। हरदोई जनपद के संडीला कस्बे में विद्युत कर्मचारियों के ऊपर मिर्ची फेंकने का मामला सामने आया है, जहां विद्युत कनेक्शन भारत ने विद्युत कर्मचारियों के ऊपर मिर्ची पाउडर फेंका, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग के जेई मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीकृत करके आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। और अब खबर है यूपी के मथुरा से, जहां 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए बसंतर की ऐतिहासिक लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले सेना के स्ट्राइक 1 कोर मुख्यालय पर स्थित युद्ध स्मारक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया। दरअसल बसंतर का युद्ध 4 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय लड़ा गया। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच पश्चिमी सीमा पर लड़ा गया एक महत्वपूर्ण युद्ध था और ये युद्ध बसंतर नदी के क्षेत्र में हुआ था जो पाकिस्तान में है। इस भयंकर युद्ध में भारतीय सैनिक विजयी हुए और इसीलिए इस युद्ध को ऐतिहासिक लड़ाई में गिना जाता है। बसंतर के युद्ध में भारतीय सेना ने एक दिन में दुश्मन के 53 टैंकों को तबाह किया था और दुश्मन के बड़े इलाके को कब्जे में कर लिया। इस युद्ध ने भारतीय सेना के बारे में दुनिया को बता दिया कि क्योंकि भारत की सेना दुनिया की सर्वोत्तम सेना में से एक है। बसंतर युद्ध में भारत का परचम लहराए जाने के बाद युद्ध के बाद बहादुर सैनिकों को पदक देकर सम्मानित भी किया गया था। इस युद्ध के लिए 5 युद्ध सम्मान, 2 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, 42 वीर चक्र, 89 सेना मेडल के अलावा उन बहादुर सैनिकों को दिए गए जिनकी बहादुरी के कामों ने सामूहिक रूप से ऑपरेशन की सफलता में अपूर्व योगदान दिया था। नोएडा के थाना क्षेत्र में पुलिस और कार सवार वाहन चोर गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, तो वहीं एक बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक चोरी की ब्रेजा कार को बरामद किया। ये शातिर किस्म के चोर हैं जो लूटपाट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। दरअसल थाना बीटा 2 क्षेत्र के परी चौक के पास पुलिस की ओर से कासना रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी अल्फा गोल्ड चक्कर की तरफ से एक सफेद रंग की ब्रेजा कार बिना नंबर प्लेट आती दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा भी किया गया। वो नहीं रुकी, जिस पर इस गाड़ी की सूचना आरटी सेट पर प्रसारित की गई। अचानक अपने को घिरता देख बदमाश गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागे। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। बदमाशों की पहचान साइमंड और संदीप के रूप में हुई है। वहीं तीसरे बदमाश अमरदीप, पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 15/12/22 को गोपनीय सूचना के आधार पर आईसी परिचौक और एंटी ऑटो थेफ्ट यूनिट के प्रभारी द्वारा एक संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था परिचौक क्षेत्र में। गोपनीय सूचना के आधार पर यह चेकिंग अभियान जारी था। इसी बीच एक बिना नंबर प्लेट की एक सफ़ेद ब्रेजा गाड़ी परिचौक की तरफ आते हुए दिखाई गई, जिसको रोकने का प्रयास किया गया। जब वह गाड़ी नहीं रुकी, इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। कंट्रोल रूम को सूचना देने के उपरांत एसओ बीटा अपनी टीम के साथ इस गाड़ी के पीछे लगे और इसको चूहड़पुर अंडरपास के पास इंटरसेप्ट किया गया। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट के दौरान इस गाड़ी में सवार 3
बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस टीम द्वारा भी इनके ऊपर फायर किया गया है, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम द्वारा वैक्सीनेशन देने से 4 माह के बच्चे की जान चली गई। परिजनों का आरोप यह है कि गलत और जबरन वैक्सीनेशन करने के चलते उनके मासूम की जान गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। दरअसल वैक्सीनेशन करने आई एएनएम सरस्वती देवी ने बच्ची को तेज बुखार और सर्दी होने के चलते उससे वैक्सीनेशन दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने आनंद फानन में एक निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। वहीं स्वास्थ्य प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते गई बच्ची की जान को लेकर जब सीएमओ बलवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन से मौत नहीं होती, अगर वैक्सीन में कोई कमी होगी तब एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश की कंपनी को जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि वैक्सीन की वजह से ये घटना घटित हुई है तो पीड़ित पक्ष को मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। फिलहाल मृतक बच्ची को पीएम के लिए भेज दिया गया है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने इस बच्चे को पेंटा 3 की वैक्सीन दी गई थी जी, और उस बाइल से और भी कई बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। तो ये कहना कि वैक्सीन का कोई खराब इफेक्ट था, उसकी वजह से डेथ हो गई, ये अभी कितना जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी हमने जो बच्चा जो वहाँ पर इमरजेंसी भर्ती हुआ था जिला चिकित्सालय में, मैं आज यहाँ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र सीबीगंज थाना क्षेत्र के बरेली में मौजूद हूँ, जहाँ पर खलीलपुर में एक बच्ची का वैक्सीनेशन के चलने के दौरान उसकी मौत हो गई, जहाँ पर मृतक बच्ची के परिजनों ने एएनएम सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एएनएम सरस्वती की घोर लापरवाही के चलते गलत वैक्सीनेशन करने के चलते उनकी बच्ची की मौत हुई है, जिसको राममूर्ति में आनंद फानन में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में आज शिवनगर पीएचसी पर एमओआईसी डॉक्टर सुधा से बात की। उन्होंने बताया कि उसकी लापरवाही से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर डीआईओ जो प्रभारी हैं, जिनसे बात किया तो उनका सीधा जवाब था सुदर्शन चैनल से रूबरू होने पर कि हम 6 दिन के लिए कार्यवाहक डीआईओ बने हैं, बच्ची के मरने से या उसके कैसे उसको क्या हुआ उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो मौजूदा डीआईओ हैं उन्हीं से ही उसका लेना देना है। अगर संदर्भ में बाइट करनी हो तो आप नवाबगंज या कुलड़िया आ जाएं। इस तरीके के आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डीआईओ प्रभारी ने। और चलिए आपको सीधे चलते हैं अब काशी, जहां सीएम योगी मौजूद हैं, इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काशी तमिल संगम जो चल रहा है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिस्सा लेने के लिए समापन कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी और अमित शाह दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि 19 नवंबर को काशी तमिल संगम का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज समापन है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। आज समापन कार्यक्रम के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब बहुत जल्द निकाय चुनाव का ऐलान भी होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, जो कि यूपी के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। हम सभी जानते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा की सीटें कहीं हैं तो वो यूपी ही है, और यही वजह है कि यूपी पर बहुत ज़्यादा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और जब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश के उन तमाम मामलों को लेकर, तमाम मसलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत और चर्चा की जाएगी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, ताकि बीजेपी को और ज़्यादा मजबूती आने वाले समय में मिल सके। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप तक हम पहुँचा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और अब इसका समापन हो रहा है, तो समापन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें पहुंचे हैं। सीएम योगी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम गणमान्य लोग मंचासीन हैं, जिनकी सीधी तस्वीरें फिलहाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 19 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था, और आज 16 दिसंबर, तो यानी कि तकरीबन 1 महीने तक ये काशी तमिल संगम जो है वो चला है।
और आज इसका समापन हो रहा है। महीने भर चले काशी तमिल संगमम ने भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का उत्सव उत्साह से मनाया। उच्च शिक्षा विद्वानों द्वारा काशी की इस यात्रा और ज्ञान के समागम को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध है कि वो स्वागत भाषण दें। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री भारत सरकार मेरे मित्र श्री जी किशन रेड्डी जी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार एल मुरुगन जी, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्री अन्नामलाई जी, पद्मश्री श्री चौमू कृष्ण शास्त्री जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुधीर कुमार जैन जी, IIT मद्रास के डायरेक्टर डॉक्टर V कामाकोटी जी, तमिलनाडु के शास्त्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय श्री वैद्यनाथ जी, तमिलनाडु के सम्मानित अतिथिगण, काशी की गण्यमान्य नागरिक, प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों और मीडिया के साथीगण, वणक्कम काशी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमः शिवाय वालगा, कावेरी थाये पोट्री, जिस समापन समारोह में शामिल हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही CM योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और चलिए, सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।